अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो प्ले डिस्कस करने लगे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ नो एग्जिट, जिसको लिखने वाले हैं योपोल सार्टर, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलोसफी के अंदर की फिगर है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर इन डिटेल बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। आपको सारे पॉइंट्स उसके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, वो थेरी भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये उस फिलॉसफी के यानी कि एग्जिस्टेंशलिज्म के जो फिगर्स हैं उनके अंदर एक की रोल अदा करते हैं, और ये भी एक की फिगर हैं, एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं। एनी हाउ, ये एक फ्रेंच प्ले राइट, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर, बायोग्राफर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिक भी थे। और ये उन ग्रेटेस्ट राइटर्स में से थे जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला, और इन्हें जब वो मिल रहा था प्राइज़, तो उस टाइम पे इन्होंने उसको लेने से इनकार किया था, ये कहते हुए कि वो किसी भी किस्म के ऑफिशियल ऑनर्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वैल्यू नहीं देते। एनी हाउ, ये रिलेशनशिप में थे साइमन डी बेवोर के साथ, जो कि एक डोमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर है, और इन दोनों के जो राइटिंग के एस्पेक्ट्स थे, जो थीम थे, जो चैलेंजेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। सार्टे के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है नोजिया, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ। फिर है बीइंग एंड नथिंगनेस, 1943 में पब्लिश किया। देन है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, 1946 में। ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी हमारे जो रिस्पेक्टिव राइटर हैं, जो फिलोसफर हैं, इन्होंने नंबर्स ऑफ वर्क्स प्रोड्यूस किए, जिनमें कई प्लेज, स्क्रीन प्लेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, फिलोसॉफिकल एसेस, क्रिटिकल एसेस, ये सब शामिल हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, और मोस्टली इनके वर्क्स के अंदर हम लोगों को इनकी इम्पॉर्टेंट फिलोसफी एग्जिस्टेंशलिज्म नज़र आती है। ये ऐसे राइटर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। 1939 में ही ड्राफ्टेड इनटू द फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच आर्मी के अंदर थे ये, और बैटल चल रही थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और उस वॉर के अंदर जर्मन्स ने इनको पकड़ लिया था। अब ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही पॉइंट हमारे रिस्पेक्टिव प्ले का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। होता क्या है कि वॉर हुई, उस वॉर के अंदर जर्मन ने 1940 में इनको पकड़ लिया, प्रिजनर बना लिया, कैद कर लिया, और 9 मंथ्स तक ये उस कैद में रहे। और उस 9 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर इन्होंने वहाँ पे अपने प्रिजनहुड के अंदर एक राइटर मार्टिन हाइडेगर को पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी बुक थी बीइंग एंड टाइम। इन्होंने उनकी इस बुक को पढ़ा। ये जो राइटर है, कैसे राइटर हैं, बेसिकली ये एक फ़िलासफ़र है, जर्मन फ़िलासफ़र, जो अपने हर्मेनेटिक्स के अंदर और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर कंट्रीब्यूशन की बेस पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और 20th सेंचुरी के फ़िलासफ़र्स के अंदर इनका एक डोमिनेंट नेम है। एनी हाउ, सार्टे ने इनको पढ़ा। इनका वर्क था बीइंग एंड टाइम, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस है उसके बारे में बात की एज एन इंडिविजुअल, जिसमें बात की गई कि ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद अपने फेट का रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन बीइंग का कोई भी फिक्स्ड एसेंस नहीं है, और एक इंडिविजुअल के साथ अगर कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, ये उसी की फ्री विल होती है, ये वो खुद चूज़ करता है, और तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने इस एक्ट का। यानी कि अपने अगर डाउनफॉल उसके ऊपर आ रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी ह्यूमन बीइंग खुद है, और इसके ऊपर अगर कोई अच्छा वक्त आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद है। मतलब जो भी आउटकम है तो उसका रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल खुद होता है। और यही फिलॉसफी, यही आइडियाज़ हम लोगों को सार्टे की राइटिंग में भी नज़र आते हैं। और मार्टिन हाइडेगर का जो ये वर्क है बीइंग एंड टाइम, ये एक की डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का, एग्जिस्टेंशियलिज्म का, जिसको हमारे राइटर ने 9 मंथ्स तक जेल में बैठ के पढ़ा। और जब ये रिलीज़ हुए 1941 में, तो इन्होंने पहले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करने के बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और जो इन्होंने सबसे पहले अपना वर्क प्रोड्यूस किया आफ्टर प्रिजनहुड, वो था बीइंग एंड टाइम। ठीक है, जो कि सिमिलर था
सॉरी बीइंग एंड नथिंगनेस, ये प्रोड्यूस किया था इन्होंने, जो इन्होंने इंस्पायर होकर किया था बीइंग एंड टाइम से। ठीक है, सिमिलर आइडियाज इसके अंदर दिखाए गए थे, सिमिलर व्यूज, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू, और मतलब सारी की सारी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी थी ना, जो प्रीवियसली इन्होंने प्रेजेंटहुड में रहकर पढ़ी थी, वही सारी फिलॉसफी इन्होंने अपने बीइंग एंड नथिंगनेस के अंदर डिस्कस की, जो कि इनका इंपॉर्टेंट वर्क काउंट होता है। और इसके बाद इन्होंने अपना फर्दर वर्क प्रोड्यूस किया, दैट इज़ नो एग्जिट, जो कि इन्होंने 1 साल बाद प्रोड्यूस किया था, जिसमें जो इन्होंने आइडिया बीइंग एंड नथिंगनेस के अंदर प्रेजेंट किया था, वही आइडिया इन्होंने नो एग्जिट के अंदर प्रेजेंट किया, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एग्जिस्टेंस मैटर्स नोट द वेज। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसा फिलोसॉफिकल बिलीफ जो कहता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आउटकम्स उसको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ते हैं उन सब का, और एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर जो मीनिंग है वो खुद ही क्रिएट करता है। और इसमें जो 5 मेन पॉइंट्स होते हैं, 5 मेन टेनेट्स होते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के, वो है इंडिविजुअलिटी, कॉन्शियसनेस, फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइटर के थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ जो इस प्ले का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि राइटर ने ये प्ले क्यों लिखा और कब लिखा। राइटर को जब वो जेल के अंदर बंद था, वहाँ पे उसने बीइंग एंड टाइम वर्क पढ़ा था, उस वर्क से मोटिवेशन मिली, उसने वहाँ से रिलीज़ होने के बाद बीइंग एंड नथिंगनेस प्रोड्यूस किया, और इस बीइंग एंड नथिंगनेस के बाद उसने अपना नो एग्जिट वर्ड प्रोड्यूस किया, जो कि सेम आइडिया सेम फिलोसफी को लेके चल रहा था। मैं अगेन आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो लाजमी सुनिएगा, ताकि आपको जो ये पॉइंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म का अच्छे से ये फिलोसफी क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी हाउ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बाद हम बात करते हैं की फैक्ट्स की। हमारा जो प्ले है उसका फुल नेम नो एग्जिट है। ये पेरिस और फ्रांस में लिखा गया। इसकी पब्लिकेशन की डेट 1944 है। लिटरेरी पीरियड मॉडर्निज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म का चल रहा था। यानरा इसका ड्रामा, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रामा और 1 एक्ट प्ले है। और सेटिंग इसमें एक ड्राइंग रूम दिखाया गया जो कि हेल के अंदर है, मतलब ये पूरा प्ले दिखाया जा रहा है कि 3 लोग हैं, उनकी डेथ हो चुकी हुई है, वो डेथ के बाद हेल के अंदर, जहन्नुम के अंदर मिल रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने जब वो जिंदा थे तो क्या 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 किया, किस तरह किया, और वो क्यों हेल में आए, ये सारे कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। क्लाइमैक्स इसमें क्या होगा, हमारे पास गार्शियन नेम का एक लड़का है जो कि एस्टेल और एन से बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करेगा और कहेगा हेल इज़ अदर पीपल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। हेल इज़ अदर पीपल का मतलब क्या है कि हेल वो राइटर ये कहते हैं हेल नाम की चीज़ नहीं है। हेल क्या है, जहन्नुम क्या है, दूसरे लोग जहन्नुम है जो कि आपका रहना मुश्किल बना देते हैं। वो लोग जो आपको जज करते हैं, आप पे कमेंट्स पास करते हैं, आप उनके बारे में बड़ा क्यूरियस होते हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो ऐसा वो वैसा, मतलब उनके बारे में सोचना और उनके कमेंट्स आपको लेकर, उनकी जो अजीबोगरीब टॉक होती है आपको लेके, वो सब क्या है, दैट इज़ हेल। तो तभी वो कहता है एंड पे हेल इज़ अदर पीपल। और इस स्टोरी के अंदर एंटागोनिस्ट कौन है जो नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, बुरा रोल अदा कर रहा है, वो ये तीनों ही कैरेक्टर गार्शियन, एंस और एस्टेल, ये तीनों ही हैं। ये तीनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। क्यों? इन तीनों को ही एक रूम में बंद किया गया है हेल के अंदर, और ये तीनों ही एक दूसरे के लिए एक टॉर्चर का कॉज है। कैसे हैं, क्यों है, क्या हुआ उस रूम के अंदर, ये सब कुछ हम लोग इस प्ले की जब समरी डिस्कस करेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। जो इस प्ले के इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं वो है आइसोलेशन, lies and deceit, freedom and confinement, suffering, power, life, consciousness, existence, courage, torture, absurdity, nothingness। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट थीम होंगे। और राइटर जो है इस स्टोरी के थ्रू ये भी चीज़ पता चल रहा है कि जो लाइफ है वो हेल है। बेसिकली राइटर कहता है हेल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। राइटर ये कहता है जो इंसान की लाइफ है वही हेल है। राइटर ये भी कहता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपके लिए हेल क्रिएट करते हैं। और लाइफ किस तरह से हेल है, कहता है लाइफ जो है वो टॉर्चर से भरी हुई है, अब्सर्डिटी से भरी हुई है और नथिंगनेस से भरी हुई है। तो यही चीज़ राइटर कहता है हेल होती है। तो इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं हमारी समरी को।
अब जो स्टोरी है उसकी ओपनिंग कुछ ऐसे होती है कि सीन मतलब एक्ट 1 है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 एक्ट प्ले है, तो एक ही सेटिंग दिखाई जाएगी थ्रू आउट द स्टोरी। ओपनिंग होती है, अ ड्राइंग रूम इन सेकंड एम्पायर स्टाइल, अ मैसिव ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट स्टैंड्स ऑन द मैंटल पीस। ठीक है, ये एक रूम दिखाया गया जो कि ड्राइंग रूम है और वो सेकंड एम्पायर स्टाइल में दिखाया गया है। और उस ड्राइंग रूम में एंटर होते ही जो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है जोसेफ गार्शियन का, जिसको एक वॉलेट ड्राइंग रूम के अंदर लेके आया है। जोसेफ गार्शियन कौन है? ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट है फ्रॉम रियो, RIO, जिसने क्राइम कमिट किया। वो क्राइम क्या था कि अननेम्ड वॉर थी, वहाँ पे इसने पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, जंग से वापस लौट गया था, जिस बेस पे इसको 12 टाइम्स जो है वो शूट किया गया और इसकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद हेल के अंदर एक सेकंड एम्पायर स्टाइल ड्राइंग रूम के अंदर उसको एक वॉलेट लेके आ रहा है। वॉलेट कौन है? वॉलेट एक डिफरेंशियल स्टाफ है जो कि हेल में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको उनकी उनकी प्लेस दिखाता है। इसी तरह से ये वॉलेट गार्शियन को, फिर एंस को, फिर एस्टेल को, इन तीनों को बारी बारी ड्राइंग रूम के अंदर लेके आएगा। तो एनी हाउ मैं बता रही थी आपको कि स्टोरी में गार्शियन जब हेल के अंदर एंटर होता है तो कहता है सो हियर वी आर। आगे से वॉलेट कहता है यस मिस्टर गार्शियन। तो गार्शियन जो है वो इस ड्राइंग रूम को जो कि सेकंड एम्पायर स्टाइल की है देख के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ये जो रूम होता है ये 3 कलरफुल सोफा से डेकोरेट किया जाता है। इसमें एक हैवी ब्रॉन्ज स्कल्पचर होता है, एक मैंटल पीस होता है, जहाँ पे इस गार्शियन ने अपनी इटर्निटी स्पेंड करनी होती है, जितना भी बाकी टाइम है सारा का सारा इसने वहीं पे गुजारना है, जिसके लिए गार्शियन वर्ड यूज़ करता है सेकंड एम्पायर फर्नीचर आई ऑब्जर्व। वो कहता है कि इसका जो फर्नीचर सारा का सारा सेकंड एम्पायर लाइक फर्नीचर है। और इस ड्राइंग रूम की लुक को देख के कहता है आई डेयर से वन गेट्स यूज टू इट इन टाइम, कि कोई भी यहाँ पे बड़े आराम से आकर रहना शुरू कर देगा, इसका आदी हो जाएगा। लेकिन वॉलेट कहता है कि हाँ कोई तो आदी हो जाते लेकिन कोई इसके आदी नहीं हो पाते, सम डू नॉट। एनी हाउ जब गार्शियन यहाँ बैठ जाता है सोफा पे तो बड़ा हैरान होता है कि टॉर्चर वेपन कहाँ पे है। यहाँ पे तो टॉर्चर करने वाला कोई हथियार ही नहीं है। और जैसे लोगों ने हेल के बारे में सोचा होता है, ये हेल तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये ड्राइंग रूम तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये तो सेकंड एम्पायर स्टाइल के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। जब भी कहता है ना कि वेपन कहाँ पे है, तो लोगों ने जैसे हेल के बारे में सोचा होता है तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। तो आगे से इसको वो वॉलेट कहता है, रियली सर, हाउ कुड यू बिलीव सच कुक एंड बुल स्टोरीज, कि आप वो उस तरह की कहानियों के ऊपर जो खुद से बनाई फर्जी कहानियाँ कैसे बिलीव कर सकते हैं, और ये कहानियाँ सुनी कहाँ से आपने? तो आगे से उसको गार्शियन बताता है, टोल्ड बाय पीपल हु हैड नेवर सेट फुट हियर, कि जहन्नुम के बारे में ऐसी कहानियाँ उन्हीं लोगों ने सुनाई जो कभी यहाँ पे आए नहीं हैं। फिर इसके बाद जो वॉलेट है वो गार्शियन की हेल्प करता है फर्दर इस जगह पे सेटल होने के लिए। और गार्शियन को सेटल करवाने के बाद वॉलेट कहता है कि अब वो छुट्टी पे जा रहा है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और कहता है कि ना आपने अगर मुझे बुलाना हो ना तो यहाँ पे एक छोटी सी बेल है, इसको प्रेस कर दीजिएगा, जब आप इसको रिंग करेंगे ना तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। फिर साथ ही कहता है लेकिन ये जो बेल है ना रिलायबल है और कभी कभी चलती है, रियली वर्क करती है। एनी हाउ वॉलेट के जाने के बाद जो गार्शियन है वो पूरे रूम को गौर से देखने लग पड़ता है। फिर अचानक से उठता है और उठकर घंटी बजाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और ये दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ये काफ़ी दफ़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। फिर थक हार के ये वापस सोफे के ऊपर बैठ जाता है। और जैसे ही सोफे पे बैठता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। और दरवाज़ा खुलने के बाद वॉलेट अपने साथ एक लड़की को लेके आता है जिसका नाम है एंस। ठीक है, इसको जब अंदर ले आया उसके बाद वॉलेट गर्शन से पूछता है कि आप मुझे बुला रहे थे सर, डिड यू कॉल सर? लेकिन आगे से गर्शन कहता है नो नहीं। जब वो एंस को इस हेल के ड्राइंग रूम के अंदर ले आता है तो लाने के बाद वो पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कोई सवाल पूछना है? लेकिन एंस कुछ भी नहीं पूछती। साथ ही वॉलेट कहता है ये वो प्लेस है जहाँ पे तुम रहने वाली हो
और अपना सारा टाइम तुम अब यहाँ पे ही गुजारोगी। फिर जब इंस उससे कोई भी सवाल नहीं पूछती तो आगे से वॉलेट कहता है कि अगर तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा जाती, तुमने कोई भी सवाल करना हो तो तुम गार्शियन से पूछ सकती हो, क्योंकि गार्शियन मुझसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ चुका हुआ है, तो इसलिए तुमने कुछ भी पूछना हो तो तुम गार्शियन से पूछ लेना। ये कह के जो वॉलेट है वो चला जाता है। अब उसके जाने के बाद इंस पूछती है गार्शियन से कि वेयर इज़ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कहाँ पे है। फ्लोरेंस बेसिकली इंस का लवर था अर्थ पे, सॉरी उसकी लवर थी। तो फ्लोरेंस की शादी इंस के कज़न के साथ हुई थी और इंस फ्लोरेंस को पसंद करती थी। इससे पता लगता है हम लोगों को कि जो इंस है वो बेसिकली एक लेस्बियन थी जिसने सुसाइड कमिट कर ली थी। क्यों की थी, क्या हुआ था, आगे डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, अब हेल में आते साथ ही जब इंस को उसके रूम में भेजा गया और वॉलेट चला गया तो उसने गार्शियन से क्वेश्चन किया कि फ्लोरेंस कहाँ पे है। तो आगे गार्शियन कहता है मुझे क्या पता। फिर इंस कहती है दैट्स द वे इट वर्क्स, इट इज इट टॉर्चर बाय सेपरेशन। तो कहता है ये क्या है, वो कह रही है कि ये जो है ना टॉर्चर है बाय सेपरेशन, लोगों को जो इकट्ठे रह रहे थे उनको अलग कर दिया जाता है, तो ये भी हेल के अंदर एक तरीका है टॉर्चर करने का। और उसको लगता है जो गार्शियन है वो इसका टॉर्चर है। फिर साथ ही गार्शियन उसको बताता है कि ये और इंस दोनों सेम पोजीशन में ही हैं। किस तरह से कि गार्शियन को भी सज़ा मिली थी और इंस को भी सज़ा मिली थी। इस पनिशमेंट के तौर पे इन दोनों को इस रूम में रखा गया था। जैसे गार्शियन आया था उसने देखा यहाँ पे कोई भी टॉर्चर करने वाले टूल्स नहीं थे, यहाँ पे कोई भी ऐसे टूल नहीं थे जिससे इनको मारा जाता। तो गार्शियन बड़ा कंफ्यूज था ऐसा क्यों है, तो वो वॉलेट से पूछता है। यहाँ पे अब इंस आई है तो इंस को लगा कि इसको टॉर्चर करने वाला है, इसको मारने वाला बंदा गार्शियन है। लेकिन गार्शियन बताता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी सेम पोजीशन में, मुझे भी सज़ा मिली, मुझे भी यहाँ पे बंद करके रखा गया है। एनी हाउ, अब ये दोनों रूम में ऑब्जर्व करते कि रूम के अंदर कोई भी मिरर नहीं है, शीशा नहीं है जहाँ पे खुद को देख सकते। और ना इंस जो है ना बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करती है इस चीज़ के ऊपर कि ना तो ये ना ही गार्शियन कभी भी इस कमरे को छोड़ पाएंगे, इवन वॉक के लिए भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और गार्शियन भी यही कहता है कि खुद भी अकेला रहना चाहता है, किसी के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन अब ये भी इसके लिए एक काइंड ऑफ टॉर्चर ही था कि ये अकेला रह नहीं सकता था। एनी हाउ, वॉलेट दोबारा एंटर होता है और इस टाइम अपने साथ एस्टेल को लेके आता है ड्राइंग रूम के अंदर। और हम देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब जब वॉलेट रूम के अंदर आया है एस्टेल को साथ लेके, गार्शियन फौरन से अपना मुंह छुपा लेता है। इंस जो है वो पूरे फोर्स के साथ इसकी तरफ इशारा करती है कि ये जो बंदा है ना बड़े अजीबोगरीब किस्म के ना शक्लें बना रहा है, जिस बेस पे इंस जो है वो टॉर्चर्ड फील कर रही है। और इंस की प्रेजेंस की बेस पे गार्शियन टॉर्चर फील कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टॉर्चर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रहकर फील कर रहा है। हालांकि वहाँ पे फिजिकली टॉर्चर करने वाले मतलब मारने वाले कोई भी टूल्स नहीं है, इंसान ही इंसान को टॉर्चर करने के लिए काफ़ी है। एनी हाउ, ये जो गार्शियन था अपना मुंह ढांप के अपने हाथों से बैठा हुआ था। अब जब इसने अपने मुंह को कवर किया हुआ था तो उस टाइम पे एस्टेल इसको देख के शाउट करती है, चिल्लाती कहती है, नो डू नॉट लुक अप, आई नो वट यू आर हाइडिंग विद योर हैंड्स, आई नो यू हैव नो फेस लेफ्ट। तो कहती है कि ना तुम ऊपर मत देखना, मैं जानती हूँ तुम अपने हाथों से क्या छुपा रहे हो, तुम्हारे पास तो मुंह बचा ही नहीं है। वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि जब ये भी हेल में आती है, ये भी इस रूम में आती, तो इसको लगता है कि इसको टॉर्चर किया गया हुआ है, इसको मार मार के इसका जो मुंह है वो ही ख़त्म कर दिया हुआ है पनिशमेंट के तौर पे। तो इसको देख के एस्टेल डर जाती है और कहती है कि तुम ऊपर मत देखना। ऑन द अदर हैंड जब फिर क्या करता है, इसकी बात सुनने के बाद गार्शियन अपने मुंह के ऊपर से हाथ उठाता है तो उसे कहती है, मुझे लगा तुम कोई और हो, मैं तुम्हें कोई और समझ बैठी। और ये समझी थी कि इसका लवर रोजर था जिससे इसका अफेयर था जब ये अर्थ पे थी। रोजर के साथ अफेयर था, फिर ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसने उसके बच्चे को मार दिया ताकि जो इसका अफेयर है वो सीक्रेट ही रहे। रोजर बड़ा डिस्ट्रॉट फील करता है, वो अपने आप को गोली मार लेता है और गोली मार के अपने आप को कत्ल कर लेता है। ठीक है, रोजर की डेथ हो गई हुई है। तो ये जब रूम में आई है तो उसको लगा कि ये जो बंदा अपने मुंह को छुपा के बैठा हुआ है, जिसके पास नो फेस लेफ्ट, चेहरा नहीं बचा, इसको लगता है वो रोजर है। एनी हाउ, इसके बाद वो काफ़ी एम्बेरस्ड फील करती है और उसके बाद ये वॉलेट से पूछती है कि क्या कोई और भी हम लोगों को इस रूम के अंदर ज्वाइन करने वाला है।
तो आगे से वॉलट कहता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों के लिए ही है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये एस्टेल वो हंसने लग पड़ती है और वो सोफ़ों को देखती है और सोफ़ों को देख के हंसती है और कहती है मैं तो इस सोफ़े पे नहीं बैठूंगी जो खाली सोफ़ा है, क्योंकि इसका कलर जो है ना वो मेरे आउटफिट जो मैंने कपड़े पहने उसके साथ मैच नहीं कर रहा, वो मेरे कपड़ों को क्लैश कर देगा, बिल्कुल कपड़ों का जो है ना लुक वो ख़राब करके रख देगा। ये सुन के इंस जो है ना वो उठती है, वो ना उसको अपना सोफ़ा ऑफ़र करती है कि तुम मेरे काउच पे मेरे सोफ़े पे बैठ जाओ एस्टेल। लेकिन एस्टेल जो है वो बड़ा इसको इक्वली अनसेटिस्फैक्ट्री का काउंट करती है, उसको ये भी पसंद नहीं आता। तो कहती है मुझे सोफ़ा पसंद है ना, वो पसंद है जिस पे गार्शियन बैठा है। तो गार्शियन उठता है और कहता है चलो ठीक है तुम बैठ जाओ, और वो उसको सोफ़ा अपना दे देता है। तो अब रूम में कौन कौन है? 3 लोग हैं। एक है गार्शियन, दूसरा है हमारे पास इंस जो कि एक लड़की है, एक लेस्बियन है, ठीक है, और थर्ड वन है हमारे पास एस्टेल जो कि एक लड़की है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर हमारे पास आ गए और इसने आते साथ क्या किया एस्टेल ने? सोफे के ऊपर कहा मैंने नहीं बैठना है, इंस ने ऑफर किया, रिफ्यूज़ कर दिया। इसको गार्शियन का सोफ़ा पसंद आया था तो गार्शियन ने इसको अपना सोफ़ा ऑफर किया। उसके बाद ये गार्शियन की बड़ी शुक्रगुजार होती है और गार्शियन को अपना तारुफ करवाती है। जब एस्टेल गार्शियन को अपने बारे में बताती है तो उस दौरान इंस जो है वो झुकता है अपना नाम बताने के लिए। गार्शियन जो है वो झुकता है अपना नाम बताने के लिए। जब गार्शियन अपना नाम बताने के लिए झुकता है तो उसी दौरान बीच में इंस आ जाती है और आके अपना तारुफ करवाती है। और जब ये तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने आप को कि मैं इंस हूँ, मैं एस्टेल हूँ और मैं गार्शियन हूँ, तो इन तीनों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो वॉलेट है वो उस जगह से चला जाता है। फिर इंस जो है वो कम्प्लीमेंट देती है एस्टेल की ब्यूटी के बारे में कि मतलब एस्टेल बड़ी खूबसूरत है, तो उसको बड़ा कम्प्लीमेंट देती है इसके अबाउट। फिर ये बातें करते हैं कि कितना टाइम हो गया इन लोगों को कि इन्होंने दुनिया छोड़ी हुई है। फिर एस्टेल अपने फ्यूनरल के बारे में बताती है इनको। एस्टेल कहती जब मेरा फ्यूनरल था ना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रोई थी और इवन कि मेरा जो हस्बैंड था वो घर पे ही रहा था। इंस कहती कि उसकी डेथ गैस स्टोव से हुई थी। गार्शियन बताता है कि उसकी डेथ ना ऐसे हुई थी कि उसको 12 गोलियां मारी गई थी। और जब ये अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते ना तो वहाँ पे गार्शियन कहता है कि ये ना अपनी वाइफ को पीछे छोड़ा है। कहाँ पे? बार रैक्स पे, यानी कि सोल्जर हाउस पे। कहता उस टाइम मैं अपनी वाइफ को देख रहा था और मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही थी कि वो मुझे देख सके। वो मुझे मिलना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरा मर चुका हूँ, मेरी डेथ हो चुकी हुई है। Those big tragic eyes of hers with that murdered look they always had, कि उसकी आंखों को देखा वो किससे भरी हुई थी? वो बिग ट्रेजिक आइज थी, दुख से भरी हुई थी। Oh how she got on my nerve. Anyhow ये सब बातें सुनने के बाद एस्टेल कहती है कि हम तीनों को एक ही जगह पे इकट्ठे क्यों रखा गया हुआ है? तो इस पे गार्शियन कहता है प्योर फ्लूक, मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है, बाय चांस एक्सीडेंटल तौर पे हम तीनों को एक रूम के अंदर रखा गया है, ये गार्शियन कहता है। लेकिन इंस कहती है आई टेल यू दे हैव थॉट इट ऑल आउट डाउन टू द लास्ट डिटेल, नथिंग वाज लेफ्ट टू चांस। ये कुछ भी नहीं बचा होगा, यही जगह होगी इसलिए हम लोग को यहाँ पे डाल दिया। अब ये पूछते पूछते कि इनको क्यों इकट्ठे रखा गया है, ये एक दूसरे से पूछने लग पड़ते कि इनको हेल में भेजा ही क्यों गया है। आगे से एस्टेल कहती है कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, शायद इन्होंने कोई गलती की है, गलती से मुझे यहाँ पे भेज दिया है। इनको एस्टेल की ना इस बात पे यकीन नहीं आता, तो उसे ना कहती कि तुम हम लोग अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तो एस्टेल बताती है कि जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। मेरे पेरेंट्स की डेथ होने के बाद मेरा एक भाई था, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ा था। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से उसने एक बहुत ओल्डर मैन जो कि एक रिच आदमी था उसे शादी कर ली। 2 साल बाद इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिससे इसको प्यार हो गया और वो इसको लेकर भागना चाहता था, लेकिन इसने उसको उसके साथ भागने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इसको निमोनिया हो गया और इसकी निमोनिया के बाद डेथ हो गई। ये स्टोरी सुनने के बाद गार्शियन कहता है कि लो मुझे बताओ अब कि तुम लोगों को इसमें कोई भी क्राइम लगता है कि किसी भी क्राइम की बेस पे इसको हेल में भेजा जाए? ये तो कोई क्राइम वाली बात ही नहीं थी। फिर गार्शियन अपनी वजह बताता है, कहता है मैं जो था ना ऐसा बंदा था जो कि ना वॉयलेंस को पसंद नहीं करता था, ना जंगों को पसंद करता था। तो यही चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखते हुए क्या किया कि जब वॉर की बारी आई मैंने सोल्जर बनने से इनकार कर दिया, जिस बेस में मुझे 12 टाइम शूट किया गया और मेरी डेथ हो गई। इन दोनों की बातें सुन सुन के ना इंस थक जाती है, उकता जाती है
और कहती है व्हाट द पॉइंट ऑफ प्ले एक्टिंग ट्राइंग टू थ्रो डस्ट इन ईच अदर आईज। कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को धोखा क्यों दे रहे हो, आंखों में मिट्टी क्यों डाल रहे हो, सच है सच बोलो ना। जिस वजह से तुम लोगों को हेल्प में भेजा गया है ना, वो वजह बताओ जो कि सच्ची वजह है। तुम लोग क्या खुद से बातें बना बना के एक दूसरे की आंखों में मिट्टी डाल रहे हो। ये इंस कहती है। अब इसके बाद इन तीनों का काफ़ी दफ़ा काफ़ी मिनट्स के ऊपर ना आर्ग्यू चलने लग पड़ता है। जब इनकी बहस होती है काफ़ी ज़्यादा, फिर इंस को रियलाइज़ होता है कि हाँ, इन लोगों को इकट्ठा क्यों रखा गया है। इन लोगों को इसलिए इकट्ठा रखा गया क्योंकि ये सब के सब एक दूसरे को टॉर्चर कर सके। जहाँ पे जो राइटर है अपनी फिलोसफी को हाईलाइट कर रहा है कि जो लाइफ है वो इटसेल्फ इज अ टॉर्चर, जो अदर पीपल दूसरे लोग हैं वो टॉर्चर है। इसलिए यहाँ पे कोई भी टॉर्चर करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था सिवाय ह्यूमन बीइंग के। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको रियलाइजेशन हुई किस चीज़ की कि इनको इकट्ठा किस लिए रखा गया है, ताकि ये खुद ही एक दूसरे को टॉर्चर कर सके। तो ये तीनों क्या हुए, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हुए। और जब इंस कहती है कि इनको इकट्ठा इसलिए रखा गया ताकि ये एक दूसरे को टॉर्चर कर सके, तो फिर गार्शियन बड़ा हैरान होता है, परेशान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, वो किसी को भी टॉर्चर नहीं करेगा, उन दोनों में से किसी को भी। इसलिए वो कहता है कि हम किसी को भी टॉर्चर ना करें। क्या करना चाहिए हम लोगों को, अपने सोफे पे चुप करके बैठना चाहिए, एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए। और इंस और साथ में एस्टल इसकी बात पे मतलब एग्री कर जाते हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चुप नहीं रह पाता। कुछ टाइम गुजरने के बाद एस्टल कंप्लेन करती कि यहाँ पे कोई भी शीशा नहीं है जहाँ पे वो खुद को देख सके वो कैसी लग रही है। और इंस, जिसको एस्टल बहुत ही अच्छी लग रही होती है, और क्या इंस क्या कहती है उसको, तुम जो है ना अपना रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में देख सकती हो, ये उसको कहती है। एस्टल जो उसकी आंखों में खुद को देख के डर जाती है, कहती है आई एम गोइंग टू स्माइल एंड माई स्माइल विल सिंक डाउन इन टू योर पपल्स एंड हेवन नोज व्हाट इट विल बिकम। लेकिन जो इंस है वो बड़ा फ्लर्ट कर रही होती है एस्टल के साथ। एस्टल बड़ा हैरान होती है और परेशान हो रही होती है कि इंस इससे इतना क्यों अट्रैक्टेड फील कर रही है, और वो चाहती है कि जो गर्शन है ना वो इसको नोटिस करे। कौन चाहती है, एस्टल चाहती है। किसको नोटिस करे, एस्टल को नोटिस करे, क्योंकि एस्टल को गर्शन अच्छा लग रहा है और इंस को एस्टल अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल आ जाएगा। एस्टल जो है गार्शियन के बारे में सोच रही है। इंस को ये सोच के गुस्सा आ रहा है गार्शियन के ऊपर ही कि एस्टल क्यों गार्शियन के बारे में इतना सोच रही है। एनी हाउ इनका यही एटीट्यूड चल रहा होता है, लाइक डिसलाइक वाला। तो उस ड्यूरेशन में गार्शियन जो है वो जो कब से चुप बैठा हुआ था वो बोलता है कि चलो अब हम एक दूसरे को बताते हैं कि क्यों हम लोग हेल में आए हैं। और सबसे पहले गार्शियन बताता है कि वो क्यों आया है। गार्शियन बताता है कि ये ही इज़ अ मैरिड मैन, शादीशुदा आदमी था, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को ये चीट करता था। अपनी लवर को अपनी वाइफ के सामने भी लेके आया करता था और अपनी लवर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया करता था। अपनी वाइफ के साथ इसका अच्छा एटीट्यूड नहीं था। और इसके अलावा जब ये और वो औरत सुबह उठे तो उसकी वाइफ ने उनके लिए कॉफ़ी भी बनाई थी। एनी हाउ जब इसने अपना ये एवल एक्ट बताया, अपना सिन बताया, तो उसके बाद फिर इंस बताती है कि उसने यह किया था। इंस बताती है कि वो ना अपने कज़न के घर गई और वहाँ पे जो कज़न की वाइफ थी, इसने उसके साथ अपना एक अफेयर डेवलप कर लिया जिसका नाम फ्लोरेंस था। और उसने फ्लोरेंस को बड़ा फोर्स किया कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे और उसको रियलाइज़ करवाया कि तुम अपने हस्बैंड के बगैर बहुत खुश होगी। फ्लोरेंस ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। और जब इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो कुछ टाइम के बाद इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब इसके हस्बैंड की डेथ हुई तो फ्लोरेंस जो थी वो एक दफ़ा अपने बेड से उठी और उसने एक गैस स्टोव चलाया और चूल्हा चलाने के बाद मुझे और ख़ुद को दोनों को मार दिया था। जब इंस ने और गर्शियन ने अपने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया, फिर एस्टल जो थी उसने भी अपनी स्टोरी सुनाई। एस्टल बताती कि इसका एक लव अफेयर था और इसके लव अफेयर की बेस पे इसको एक बेबी हुआ जो कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था। फिर वो किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहती थी, तो इसने यह किया, ये और इसका लवर रोजर ये दोनों स्विट्ज़रलैंड चले गए। जब इसके यहाँ चाइल्ड की बर्थ हुई तो जो रोजर था वो बहुत खुश था, लेकिन एस्टल ने अपने बच्चे को करीब की जो एक लेक थी वहाँ पे डुबो के मार दिया था। और फिर जब ये घर वापस गए, रोजर ने अपने फेस के ऊपर शूट कर लिया था और उसके हस्बैंड को इनमें से एक भी बात का नहीं पता था। अब जब ये डैम्ड सोल्स, ठीक है, ये कर्ज सोल्स अपने अपने जो सिंस थे उनका कन्फेस कर चुकी थी, अपनी अपनी कहानियाँ बता चुकी थी, तो इस पे जो गार्सियन है वो कहता है कि हम ना एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे करेंगे, हम एक दूसरे से कंपैशनेट
एक्ट दिखा के मदद कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से हमदर्दी दिखा के मदद कर सकते हैं। लेकिन जो इंस है वो रिफ्यूज़ कर देती है। वो कहती है देयर इज़ नथिंग दे कैन डू टू कीप फ्रॉम टॉर्चरिंग ईच अदर, कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक दूसरे को टॉर्चरिंग करने से बाज आ सकें या दूर रह सकें। और वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वो खुद को एस्टेल को पसंद करने से नहीं रोक पा रही थी। जो उसकी फीलिंग्स थी टुवर्ड्स एस्टेल, वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही थी। इसी बेस पे उसको गर्शन से जो था ना, गर्शन से नफरत हो रही थी। और गर्शन से नफरत क्यों हो रही थी? क्योंकि एस्टेल जो थी वो चाहती थी कि गर्शन उसको देखे। एस्टेल अट्रैक्ट हो रही थी टुवर्ड गार्शियन, और गार्शियन जो है उसको इंस बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रही थी, क्योंकि इंस जो थी उसको एस्टेल की जो अपीयरेंस थी वो काफ़ी अपील कर रही थी। अब एस्टेल जो है ना वो एक मतलब ख्वाब देखती है, एक चीज़ सोचती है कि जो इसके लव्ड वंस थे ऑन द अर्थ, उनकी क्या कंडीशन है, उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही इसको रियलाइज़ होता है कि जो इसके प्यारे थे ज़मीन के ऊपर, ये उनके दिलों से बिल्कुल निकल चुकी है। ये चीज़ सोचकर ये चाहती थी कि जो गार्शियन है उसकी अटेंशन और ज़्यादा इसकी तरफ हो, और फिर से जो इंस है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एज अ रिजल्ट जो एस्टेल थी वो इंस की फेस के ऊपर थूक फेंकती है, स्पिट करती है, ताकि जो है ना इंस इसको फर्दर टॉर्चर ना कर पाए। इस बेस पे इंस जो है वो गार्शियन को कर्ज करती है, बददुआएं देती है। लेकिन गार्शियन को नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे इंस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। गार्शियन जो है ना वो एस्टेल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एग्री हो जाता है। और जब वो एस्टेल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है उस दौरान वो सोचता है, वो देखता है कि जो इसके को वर्कर्स थे, जैसे कि गूम्स, ठीक है, GOMES, जिस ऑफिस में गार्शियन काम करता था वहाँ पे ये गूम्स भी काम करता था, ठीक है। एनी हाउ ये देखता है उस वीएन में कि इसके जो को वर्कर्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो बात कर रहे थे कि जो है ना गार्शियन वो बहुत कॉवर्ड पर्सन था, क्योंकि इसने वॉर के अंदर हम लोगों को धोखा दिया था और ये जंग से भाग गया था। और तब ये सब कुछ वीएन्स के बाद जो गार्शियन है वो सोचता है कि क्या वाकई वो एक कॉवर्ड पर्सन था, क्योंकि वो कहता है मैं नहीं जानता, मैंने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था या मैं डर गया था, मैं क्यों जंग से भागा था। एनी हाउ ये जो सारा थॉट प्रोसेस था, इस थॉट प्रोसेस को नरेट करने के बाद गार्शियन जो है वो सोचता है कि वो कभी भी अपने को वर्कर्स के जो ओपिनियन है इसके बारे में उनको बदल नहीं सकेगा। और वो एस्टेल को कहता है कि एस्टेल तुम इसको कहो, यानी कि गार्शियन को कहो कि गार्शियन जो है ना वो कॉवर्ड पर्सन नहीं है। एस्टेल जो ऐसे ही कहती हाँ गार्शियन तुम कॉवर्ड नहीं हो। जब एस्टेल इसको गार्शियन को कहती है ना कि तुम कॉवर्ड नहीं हो, फिर इंस जो है वो बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है एस्टेल जो है ना अपने फेवर के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कह सकती है। तो ये जो है ना कुछ नहीं कह रही, सिर्फ झूठ कह रही है, मतलब ये सिर्फ अपने मुफाद की खातिर तुम्हें कॉवर्ड नहीं हो तुम, ये कह रही है। इंस की बातों से गार्शियन को इतना गुस्सा आता है वो भाग के जाके बेल को बजाना शुरू कर देता है, लेकिन बेल जो है वो कुछ भी नहीं करती, साइलेंट ही रहती है। फिर ये दरवाजे की तरफ जाता है, जोर शोर से दरवाज़ा खटकाने की कोशिश करता है, खोलने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि इसको खोल दो, इसको खोल दो। और कुछ टाइम गुजरने के बाद दरवाज़ा खुल भी जाता है, लेकिन ये खुद दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाता और अपनी फेट को एक्सेप्ट करते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है ही डिसाइडेड टू स्टे बिकॉज ऑफ इंस, वो इंस की वजह से यहाँ पे रह रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको कहा जा रहा था ये कॉवर्ड है, और अगर ये दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाता तो इट मीन्स ये कॉवर्डली एक्ट कर रहा था। ये वापस आया, वापस आके कहता मैं इंस की वजह से नहीं गया, ताकि ये इंस को प्रूव कर सके कि दैट ही इज़ नॉट अ कॉवर्ड, और इसका जो ओपिनियन है अबाउट हिम वो चेंज कर सके। और ये कहता है ही वॉज जज्ड फॉर अ सिंगल एक्शन। आगे से जो इंस वो कहती है इट्स व्हाट वन डज एंड नथिंग एल्स दैट शोज द स्टफ वंस मेड ऑफ। तो इंस यहाँ पे गर्शन को गुस्सा दिलाई जाती है। अब जब देखती है एस्टेल के जो इंस है वो गर्शन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, फिर एस्टेल कहती है कि तुम ऐसा करो, ये तुम्हें गुस्सा दिला रही है ना, तुम इससे बदला लो। बदला किस तरह से लो? इससे नाइसली प्लस पैशनेटली एक्ट करके। क्यों? क्योंकि जब इससे वो नाइसली और पैशनेटली एक्ट करता है तो इस चीज़ पे इंस जो वो टॉर्चर्ड फील करती है। और इंस को सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? तब जब एस्टेल और गार्शियन इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ आपको, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एस्टेल उसको इंस के साथ अच्छे बिहेवियर करने के लिए नहीं कहती, बल्कि एस्टेल उसको कहती है कि तुम मेरे साथ पैशनेटली प्लस नाइसली बिहेव करो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ पैशनेटली प्लस नाइसली बिहेव करते हो तो इट विल गिव अ टॉर्चर टू इंस, तो इससे इंस को टॉर्चर होगा। ठीक है, ये पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा।
और गार्शियन कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। और जब गार्शियन ऐसे करता है तो इंस जो है वो चिल्लाने लग पड़ती है, थोड़ा सा रोती है और कहती है उसको कि तुम कॉवर्ड हो, तुम अपने आप को बचाने के लिए तुम औरतों की तरफ जाते हो। गार्शियन जो है वो एस्टेल के साथ टाइम स्पेंड करी जा रहा है। इंस जो है उसको चिढ़ होती जा रही है, बुरा लगता जा रहा है और बार बार ना गार्शियन को कॉवर्ड 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 कही जा रहा है, सॉरी कही जा रही है, जिस प्लेस पे ये तीनों बारी बारी टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं। इंस इतना टॉर्चर कर देती है गार्शियन को, तो वो बाद में कहता है एस्टेल को साइड पे करके, सो दिस इज हेल, आई हैड नेवर बिलीव्ड इट, you remember all we were told about the tortured chambers, the fire and brimstone, the burning marl, old wives' tales. There's no need for red hot pokers. Hell is other people. जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या सिंबलाइज कर रही है ये चीज़ कि गार्शियन कहता है कि हेल के लिए, जो हमने सुनी है ना कि वहाँ पे टॉर्चर चैम्बर होते हैं, फायर होता है, ब्रिमस्टोन होता है, ये सब कुछ इस तरह की बातें नहीं है। कहते हैं दरअसल क्या है, हेल हेल अदर पीपल है, जो दूसरे लोग होते हैं, जो आपको जज करते हैं, जो आपके ऊपर कमेंट पास करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, वही हेल होता है। लाइफ इटसेल्फ इज़ अ हेल। ठीक है, यहाँ पे राइटर भी ये पता चला कि हेल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये राइटर का अपना ओपिनियन, अपना बिलीफ है, जो उसने अपनी स्टोरी के अंदर लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। एनी हाउ, क्या किया था यहाँ पे, गार्शियन ने गुस्से में आके एस्टेल को पीछे कर दिया था और ये कमेंट पास किया था। अब एस्टेल को गुस्सा आया कि इंस की वजह से मुझे गार्शियन ने पीछे किया। एस्टेल पेपर नाइफ उठा के इंस को मारती है, लेकिन इंस जो है वो आगे से हंसने लग पड़ती है और हंस के कहती है कि हम तो पहले ही मरे हुए लोग हैं, हमने और कैसे मरना है, तुम ये चाकू उठा के मुझे मार रही हो, मैं कहाँ से इससे मरूंगी। तो इसी टॉर्चर, इसी ट्रॉमा के साथ ये जो स्टोरी है ये एंड हो जाती है, जहाँ की इम्पोर्टेंट लाइन ये लास्ट लाइन है, दैट इज हेल इज अदर पीपल। इसके ऊपर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो डायलॉग है इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करें, कि डायलॉग क्या सिंबलाइज कर रहा है। इस डायलॉग के थ्रू राइटर ये बताना चाह रहा है, जो मैंने बात अगेन एंड अगेन एंड अगेन अपने लेक्चर के अंदर रिपीट की है, कि हेल जो है वो लाइफ इट सेल्फ इज़ अ हेल, जो लोग हैं वो भी हेल हैं। आपको जो टॉर्चर है, जो आपको ट्रॉमा है, जो आपको किसी की तबाह वाली ज़िंदगी जो होती ना वो गुजारनी, वो कैसे होगी, वो लोगों के जजमेंट से होगी, वो लोगों के कमेंट से होगी। लोग जो है ना वो खुद ही आपके लिए एक टॉर्चर होते हैं। एनी हाउ, हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। आपको आई होप कि सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।